हम पढ़ रहे थे 16 महाजनपदों का उदय। क्या हुआ? लोहे की खोज ने अतिरिक्त उत्पादन की वजह से कर हुआ और कर से राज्य बना और राज्य से राजा, और इस तरीके से 16 राज्यों का उदय हो गया। और इस तरीके से 16 जो नए राज्य उदय हुए उसमें केवल मगध ही उत्कर्ष कर पाया। मगध उत्कर्ष कर पाया क्योंकि यहाँ इसके मगध के उत्कर्ष होने के पीछे रीजन क्या था? मगध का उत्कर्ष होने के पीछे रीजन ये था कि यहाँ का जो शासक था वो वाकई में शक्तिशाली शासक था। शासक कैसा था? शक्तिशाली। और दूसरी खास बात क्या थी? इसकी जो राजधानी थी वो पर्वतों और नदियों से घिरी हुई थी, जिसके कारण वहाँ पे रिसोर्सेज बहुत आसानी से उपलब्ध थे। हाथी उपलब्ध थी जो और लकड़ियाँ उपलब्ध थी जो कि आक्रमण में बहुत ज़्यादा जरूरी होती थी। और इस तरीके से अनेक राज्यों पे ये आक्रमण होते रहा और आक्रमण करके विजयी होते रहे। और इस तरीके से मगध ने धीरे धीरे, मगध के शक्तिशाली राजाओं ने धीरे धीरे सब पे अधिकार किया और मगध का उत्कर्ष हुआ। देखिए सोसाइटी में एक तरफ जहां मगध का उत्कर्ष हो रहा था वहीं पे दो और व्यक्तियों का उदय हुआ, क्योंकि वैदिक काल के उत्तरोत्तर में, वैदिक काल का जब अंत हो रहा था उस टाइम क्या हुआ? सोसाइटी कर्मकांडियों से भर चुका था। सोसाइटी पूरी तरीके से कर्मकांडी हो गई थी। यहाँ के लोग भाग्यवादी हो गए थे। क्या हो गए थे? भाग्यवादी हो गए थे। तो ऐसे में क्या हुआ? दो व्यक्तियों का उदय हुआ जिसमें एक का नाम था गौतम बुद्ध और दूसरे का नाम था महावीर स्वामी। और इन्हीं के नेतृत्व में दो नए धर्मों का उदय हुआ। गौतम बुद्ध के नेतृत्व में कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। और महावीर स्वामी के नेतृत्व में जैन धर्म का उदय हुआ, जिन्होंने कर्मकांड की जगह कर्मवाद पे बल दिया और जो बस बली चल रही थी उन सब की निंदा की और सोसाइटी में जो छुआछूत और नीच की भावना थी उनसे इनको ऊपर उठाने का प्रयास किया। तो हम गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के बारे में आगे क्लास में पढ़ेंगे। अभी देखते हैं, अभी ओवरव्यू है तो देखते हैं किस तरीके से मगध का उत्कर्ष में सबसे पहला जो वंश हुआ, जो सबसे पहला राजा था वो थे हर्यक वंश। सबसे पहला वंश हर्यक वंश। और हर्यक वंश के संस्थापक जो थे वो बिंबिसार थे। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार के बाद इसका लड़का हुआ अजातशत्रु हुआ। अजातशत्रु के बाद अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दिया, इसीलिए इसको पितृहंता वंश कहा जाता है। पितृहंता वंश भी कहा जाता है। इनके बारे में डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन इस तरीके से अजातशत्रु के बाद, हर्यक वंश के बाद आया यहाँ पे नागवंश। हुआ क्या? अजातशत्रु के बाद इसका लड़का हुआ उदयन, और उदयन शासक हुआ। उदयन के बाद ये नागवंश, और नागवंश का संस्थापक हुआ शिशुनाग। कौन हुआ? शिशुनाग। नागवंश भी बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चला। नागवंश के बाद आया नंदवंश। और नंदवंश के संस्थापक थे महापद्म नंद के बाद इसका जो शासक हुआ वो हुआ घननंद। और घननंद ने एक बार एक विद्वत परिषद का आयोजन किया जिसमें सारे विद्वानों को बुलाया। और इसी घनानंद के टाइम में इन्होंने एक आदमी को नहीं बुलाया था जो उस समय सबसे विद्वान आदमी था, वो थे चाणक्य। और चाणक्य इन्हीं के आसपास रहते थे और चाणक्य उस समय घर आए हुए थे और विद्युत परिषद में बिना बुलाए चले आए। घनानंद ने इनकी बेइज्जती कर दिया और चाणक्य यहाँ से नाराज हो गए। और ये नाराज होकर जब आगे बढ़े तो इनको एक लड़का मिला और इसी लड़के को ले जाके अपने, ये पॉलिटिकल साइंस के टीचर थे तक्षशिला विश्वविद्यालय में, इन्होंने इस लड़के को ले जाके ज्ञान दिया और इसी लड़के से फिर नंद वंश पे आक्रमण कराया। और यही लड़का आगे चल के चंद्रगुप्त मौर्य बना। और चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का अंत करके नए वंश का उदय किया, जिसको हम इतिहास में मौर्य वंश के रूप में जानते हैं। तो आगे कौन सा वंश आएगा? मौर्य वंश। तो हम लोग अब पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इसी क्रम में आए बिंदुसार। इनका लड़का था बिंदुसार। और बिंदुसार के बाद अशोक महान। और इसी अशोक के बाद धीरे धीरे इस राज्य में कोई योग्य उत्तराधिकारी इनका नहीं हुआ और आगे चल के इसी वंश के अंतिम शासक की हत्या करके पुष्पमित्र शुंग ने नए वंश की स्थापना किया, जिसको हम शुंग वंश के रूप में जानते हैं। शुंग वंश।
इस शुंग वंश के बाद आया कंड वंश, जिसका कोई बहुत बड़ा इतिहास नहीं है, और कंड वंश के बाद आया सातवाहन वंश। और इस सातवाहन वंश भारत में लंबे समय तक शासन किया। सातवाहन वंश के बाद तो क्या हुआ, धीरे धीरे कई भागों में ये टूट गया। इस समय बाहरी आक्रमण भी बहुत हो रहे थे। सबसे पहले बाहरी आक्रमण ईरानियों ने किया, उसके बाद फिर यूनानियों ने, और उसके बाद शक और कुषाण ने भारत पर आक्रमण किया। सातवाहन के बाद जो अगला वंश आया, जो भारत में एक अस्थायी राज्य करने में सफल हुआ, वो था कुषाण वंश। और कुषाण के बाद आए गुप्त वंश। और गुप्त वंश ने कई सौ सालों तक राज किया और भारत में एक अस्थायी शासन व्यवस्था बनाए रखा। लेकिन कुछ समय बाद गुप्त में कोई ज़्यादा योग्य उत्तराधिकारी नहीं रहा, तो भारत में फिर कई भागों में टूट गया और कई छोटे छोटे राज्य हुए। और इसी क्रम में जो सबसे योग्य व्यक्ति हुआ, वो एक थानेश्वर में पुष्पभूत थे, जिन्हीं का लड़का आगे चल के हर्ष के नाम से विख्यात हुआ, और हर्ष ने कन्नौज को राजधानी बना के राज किया। इसके बाद ये 6th सेंचुरी की बात है, 6th सेंचुरी में हर्ष ने यहाँ पे शासन किया। और उसके बाद भारत में देखिए भारत की स्थिति क्या है। भारत के बगल में यहाँ अरब है, और 6th सेंचुरी BC में अरब में इस्लाम का उदय हो रहा है, और 6th सेंचुरी BC में जो इस्लाम का उदय हो रहा है, भारत में कोई एक ऐसी व्यवस्था नहीं है जो पूरे भारत पे राज करे। भारत कई छोटे छोटे भागों में कई अनेक राजाओं के नियंत्रण में छोटे छोटे राज्य उदय हो रहे हैं, और भारत में राजपूतों का काल चल रहा है, और वहीं अरब में इस्लाम का उदय हो रहा है। तो हम इस्लाम के बारे में भी आगे डिटेल पढ़ेंगे, राजपूतों के बारे में भी डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन 6th सेंचुरी BC में जब इस्लाम का उदय हुआ, तो अरबों का आक्रमण 7th सेंचुरी BC में शुरू हो गया। और ये लोग सफल कब हुए? सबसे पहली सफलता अरबों को भारत के आक्रमण में मिला 7th सेंचुरी BC में 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में सबसे पहली बार भारत का मतलब अरबों का भारत पे आक्रमण हुआ और इनको सफलता मिला। इसी क्रम में उस समय भारत में राजपूतों का राज था। इसी क्रम में क्या हुआ, यहाँ की संस्कृति यहाँ लाई गई और अरब की संस्कृति भारत में लाई गई। लेकिन क्या हुआ, पूरी तरीके से इस्लाम में प्रवेश करने की बात नहीं की गई। आगे हुआ इसी क्रम में 1000 BC में मोहम्मद गजनवी नामक व्यक्ति ने भारत में आक्रमण किया। लेकिन उसकी भी सोच ये नहीं थी कि भारत में हम एक इस्लाम राज्य की स्थापना करें, बल्कि यह पैसा लूटना चाहता था भारत से। यह भारत से पैसा ला के गजनी में अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था। और इस तरीके से सबसे जो इनकी लड़ाई थी वो सोमनाथ मंदिर का आक्रमण था। 1100 BC के बाद मोहम्मद गजनवी के बाद एक लंबे अंतराल के बाद मोहम्मद गोरी ने 1175 से आक्रमण करना शुरू कर दिया। मोहम्मद गोरी ने भारत पे आक्रमण किया और इन्हीं का एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक इनका गुलाम था। और 1206 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी को अपने राज्य वापस जाते समय यहाँ पे एक जनजात रहती थी, ने मोहम्मद गजनवी को मार दिया। और मोहम्मद गजनवी को मार दिया तो उनका जो सिपह सलार और मेन जो गुलाम था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसने भारत में एक अस्थायी राज्य की स्थापना करने का कोशिश किया जिसको इतिहास में गुलाम वंश के नाम पे जाना जाता है। और ये पहली मुस्लिम सत्ता थी। तो इतिहास में हमारा शुरू हो जाएगा गुलाम। ये कब से शुरू हुआ? 1206। किसके नेतृत्व में? कुतुबुद्दीन ऐबक के नेतृत्व में। कुतुबुद्दीन ऐबक के मृत्यु के बाद कुछ समय के लिए इसका लड़का आराम शाह भी दिल्ली की मतलब ये गुलाम वंश को संभाला, लेकिन वो आगे कुछ कर नहीं पाया। और इसी का दामाद था इल्तुतमिश ने क्या किया? दिल्ली से राज्य करना शुरू किया। लाहौर की राजधानी को दिल्ली यही सिक्का चलाया, इसलिए ये दिल्ली का वास्तविक सुल्तान
संस्थापक माना जाता है। इल्तुतमिश के बाद इसके क्रम में कई लोग आए जिसमें जो ज़्यादा उत्तराधिकारी योग्य नहीं थे, लेकिन इसकी बिटिया थी रजिया बेगम, और रजिया बेगम पहली महिला सुल्तान हुई। रजिया बेगम दिल्ली से शासन करने वाली पहली महिला सुल्तान। इसी क्रम में और लोग आए, नसरुद्दीन महमूद हुए, लेकिन वो योग्य उत्तराधिकारी नहीं हुए। आगे चल के जो सबसे